दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल 24 मार्च 2021 का प्रैक्टिस सेट। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से 100 तक, और इससे पहले के 1 से 50 तक के क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 1 में कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे पहले वॉच कर लें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ state the algebraic sum of the current at node at any instant is 0? कौन सा नियम बताता है कि किसी भी समय एक नोड पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है? देखिए, जो किरचॉफ का केसीएल लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ, उसके अकॉर्डिंग किसी भी नोड पर धाराओं का जो एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक सम होता है 0। इसका मतलब होता है कि जो इनकमिंग करंट होती है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू होती है आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट तो जो नोड होगा वहां पे करंट 0 हो जाएगी। तो ये हमारा केसीएल लॉ बताता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ स्टीम पावर प्लांट द वैल्यू ऑफ हीट फैक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो देखिए, जो स्टीम पावर प्लांट में रीहीट फैक्टर होता है उसकी वैल्यू बतानी है। जो रीहीट फैक्टर होता है, रीहीट फैक्टर, ये बेसिकली होता क्या है? देखिए, जो रीहीट फैक्टर है, ये टरबाइन की जो हर स्टेट में, टरबाइन स्टेट, जो टरबाइन में ऑल ओवर जितनी भी स्टेट होती है उसमें जो कम्युलेटिव हीट ड्रॉप होता है, कम्युलेटिव हीट ड्रॉप और एडियाबैटिक हीट ड्रॉप का रेशियो होता है रीहीट फैक्टर। कम्युलेटिव हीट ड्रॉप का और एडियाबैटिक हीट ड्रॉप का रेशियो टरबाइन की ऑल स्टेट में। अब देखिए, ये जो रीहीट फैक्टर होता है, रीहीट फैक्टर, ये टोटली डिपेंड करता है कि टरबाइन की टाइप कौन सी है या फिर टरबाइन की एफिशिएंसी कितनी है। तो देखिए, जो स्टीम पावर प्लांट में रीहीट फैक्टर होता है उस उसका ऑर्डर होता है 1.1 टू 1.5। Determine the external resistance required to reduce the line voltage from 120 volt to 72 volt for the operation of a device. The device is rated for 120 volt 100 watt। देखिए, एक उपकरण दिया हुआ है जिसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसको 120 से और 72 वोल्टेज तक कम करने के लिए जो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी उसकी रेटिंग हमें बतानी है। अगर ये डिवाइस 120 वोल्ट और 100 वॉट के लिए रेटेड है, तो देखिए इसका एक सर्किट दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये मैंने सर्किट बना के रखा है। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो हमें रेटिंग दी हुई है 120 वोल्ट और 100 वोल्ट, और ये 72 वोल्ट तक कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इसका आर इंटरनल होगा, यहाँ पे मैंने इसे 72 वोल्ट मान लिया। अब जो ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 120 माइनस 72 मतलब 48 वोल्ट का, ये जो ड्रॉप हो रहा है वो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है जो हमने एक्सटर्नली जोड़ा है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा तो ये जो 48 वोल्ट का है ये इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया होगा। अब हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल गई है, तो हम यहाँ पे इस ये वाली आर इंटरनल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आर इंटरनल निकालेंगे हम।
वी स्क्वेयर अपॉन पी, तो वी स्क्वेयर अपॉन पी आएगा 120 इंटू 120 बटे 100, ये आ जाएगा 144 ओम। तो ये वाला जो आर इंटरनल है ये है 144 ओम। अब इसी की से मैं करंट निकालूंगी। अब देखिए दोनों आर इक्वल, आर इंटरनल और आर एक्सटर्नल दोनों ही सीरीज में है, तो करंट तो दोनों में सेम होगी। अब देखिए करंट का इक्वेशन देखते हैं, इसमें करंट सेम होगी, तो देखिए जो ये वोल्टेज अपॉन ये है, इससे हम करंट निकालेंगे 144, ये आ जाएगी 1/2 ओम, 2 एम्पियर सॉरी। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो दोनों में करंट तो सेम होगी, तो अब हम ये वाला आर एक्सटर्नल निकाल लेंगे, तो आर एक्सटर्नल हो जाएगा वोल्टेज 48 बटे करंट 1/2, तो ये कहीं ना कहीं हमारा 96 आ जाएगा, 96 ओम। तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी यूज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। ऑप्शन में दिए हुए कौन सी मोटर है जिसका यूज हम पावर फैक्टर करेक्शन में करते हैं। ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी स्टेपर मोटर, ऑप्शन सी इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी सिंक्रोनस मोटर। जो सिंक्रोनस मोटर होता है, जब हम इसे नो लोड और ओवर एक्साइटेड कंडीशन में रन कराएंगे तो ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करेगा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। अब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैसे करेगा कि देखिए जो हमारा लोड कनेक्ट है, इससे लैगिंग रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस होगी, और ये जो सिंक्रोनस मोटर हो जाएगी ये लीडिंग रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपस में से कैंसिल आउट कर देंगे और ऐसे ही पावर फैक्टर इंप्रूव कर देगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर। ऑब्टेन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर फॉर द फॉलोइंग सर्किट। देखिए दिए हुए सर्किट का हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स होता है और वोल्टेज सोर्स की सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, इसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, तो हमें ये दोनों जो वोल्टेज सोर्स हमें दिए हुए हैं इनको कंबाइन करना है और आर इक्विवेलेंट भी निकालना है। तो इसके हमारे पास दो मेथड होता है, या तो हम मिलमैन थ्योरम से करें या फिर सबसे सरल मेथड होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे मैं सोर्स कन्वर्जन से इसका आंसर करूंगी। अब देखिए सोर्स कन्वर्जन में होता क्या है कि अगर हमें एक वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसको मैं करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस की तरह कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है मुझे 20/3। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्लस से करंट बाहर आ रही है, मतलब जब प्लस से करंट बाहर आए तो इसका मतलब ये हो जाता है कि करंट डिलीवर हो रही है, और नेगेटिव से करंट बाहर आए इसका मतलब पावर अब्जॉर्ब हो रही है, इसका ध्यान रखिएगा आप। और ये 3 ओम से पैरेलल में हो जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले में हो जाएगा, प्लस का साइन नीचे है तो ये करंट की डायरेक्शन नीचे होगी, ये हो जाएगा 10/6, और 10/6 को सॉल्व करेंगे हम 5/3, और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस 6 ओम और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस। देखिए ये
करंट अपवार्ड है 20/3 और डाउनवार्ड है 5/3। ये तीनों पॉइंट यहाँ पे सुपर नोड की तरह वर्क करेंगे क्योंकि इनके जो टर्मिनल है इसके बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये जो पॉइंट है ये एक ही पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट का सम 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे आने वाली करंट है 20/3 और जाने वाली है 5/3। तो मतलब जो इस पॉइंट पे करंट होगी वो होगी 20/3 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा 15/3, क्योंकि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम इक्वल होता है। तो ये 5/3 का आ गया 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर हो जाएगी अपवार्ड के लिए, तो ये बचा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर के पैरेलल में अब देखिए ये 6 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में हो जाएंगे, तो 6 पैरेलल में 3, ये हो जाएगा 2 ओम। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया हमारा पैरेलल में और इसकी सीरीज में हो गया 3 ओम। अब फिर से इसका हम सोर्स कन्वर्जन करेंगे एक वोल्टेज और उसकी सीरीज में रेजिस्टेंस का। तो करंट अपवार्ड है, तो ऊपर होगा प्लस का साइन और यहाँ पे ये 2 ओम का रेजिस्टर 5 दूनी 10 वोल्टेज और सीरीज में एक और ओम 3 ओम का एक और रेजिस्टेंस। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा वोल्टेज VTH आ जाएगा 10 वोल्ट और RTH आ जाएगा 5 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In steam power plant, the function of is to utilize the waste heat of flue gases, the heating of the feed water। देखिए जो स्टीम पावर प्लांट होता है उसमें कौन सा एलिमेंट लगा होता है जिसका यूज होता है फ्लू गैसेस की जो वेस्ट हीट है उसका यूज करके फीड वाटर को गर्म करना। तो यहाँ पे एक लगा होता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर करता क्या है, ये जो फ्लू गैसेस के रूप में जो हीट लॉस हो रही है या जो हीट लॉस हो रही है बॉयलर में जो हीट लॉस हो रही है फ्लू गैसेस के रूप में, इसको हम इकोनोमाइजर पे फेड करते हैं और इकोनोमाइजर में हम फीड वाटर भेजते हैं जो इसकी एनर्जी बढ़ा देता है, मतलब इसे थोड़ा गर्म कर देता है। उसके बाद हम इसे बॉयलर में फेड करेंगे ताकि बॉयलर में कम से कम एनर्जी में इसको वेपराइजेशन कराया जाए इसका। तो ऐसे में हमें इसमें एनर्जी डिमांड कम होगी तो एफिशिएंसी खुद ही बढ़ जाएगी। For a pure resistance supplied through a sinusoidal voltage, the phase difference between the voltage and current phasor will be। देखिए जब प्योर रेजिस्टेंस का केस होता है तो वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होता है 0 होता है, मतलब ये इन फेज होता है, इन फेज। और इस कंडीशन में पावर फैक्टर मिलता है यूनिटी। अगर बात करें प्योर कैपेसिटिव की, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करती है वोल्टेज को 90 डिग्री के एंगल से, तो यहाँ पे पावर फैक्टर 0 लीडिंग हो जाता है। और अब आता है कंडीशन प्योर इंडक्टिव की। प्योर इंडक्टिव सर्किट में आई लैग करती है वोल्टेज को 90 डिग्री के एंगल से, तो यहाँ पे भी पावर फैक्टर 0 हो जाएगा और यहाँ पे पावर फैक्टर हो जाएगा लैगिंग। तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। वोल्टेज और करंट इन फेस होंगे रेजिस्टेंस की केस में। Two coil having self inductance of 3 Henry and 2 Henry respectively have mutual inductance of 2 Henry. They are connected in series and carry a current of 4 ampere. Calculate the energy of magnetic field when the self and mutual fluxes are in same direction। देखिए
हमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि दो सेल्फ इंडक्टेंस है 3 हेनरी और 2 हेनरी का, और जो इन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है 2 हेनरी का। अगर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं और इनमें 4 एम्पियर की एक धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो एक चुंबकीय फील्ड बनेगा उसमें उसकी ऊर्जा कितनी होगी अगर सेल्फ और म्यूचुअल फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे एल इक्वलेंट। यहाँ पे हमें पहले ही कंडीशन दी हुई है कि जो सेल्फ एंड म्यूचुअल फ्लक्स है, इसमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा कि ये एडिटिव की कंडीशन है। तो एडिटिव में होता है L1 L2 प्लस 2m। तो L1 L2 हमें दिया हुआ 3 और 2, और m दिया है हमें 2। तो 2 × 2 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 9 हेनरी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होती है E, वो होती है हाफ LI²। ये हो जाएगा हाफ L का मान आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आया हुआ है 9। करंट है 4 × 4, 2 से 2 बार कटेगा तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 8 64, 8 9 72। तो ये है हमारा 72 जूल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। Which of the following motor may be operate on DC or single phase AC supply approximately the same speed and output? निम्न में से कौन सी मोटर है जो लगभग सेम स्पीड और सेम आउटपुट पे वर्क करती है जब ये डीसी और एसी किसी भी आपूर्ति पे चल रही हो? तो ऑप्शन ए है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी डीसी कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल जो मोटर है वो डीसी और एसी में वर्क कर सकती है, और वर्क करने के साथ साथ ये दोनों में ही सेम एफिशिएंसी और सेम स्पीड में वर्क करेगी। जो यूनिवर्सल मोटर होती है इसकी एप्लीकेशंस हैं घर में जो हमारी यूज होने वाले मिक्सचर ग्राइंडर और पोर्टेबल ड्रिल इसमें हम इसे यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी बी राइट हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। A resistance is rated for 2.5 kilo ohm 1 watt. Determine the maximum voltage and current rating. एक रेजिस्टेंस को 2.5 किलो ओम और 1 वॉट के लिए रेट किया गया है, तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज और करंट रेटिंग कितनी होगी? तो जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ये होता है √PR। अभी आया कहाँ से? तो देखिए P इक्वल्स टू होता है V²/R। तो इसको सॉल्व करके V इक्वल्स टू हो जाएगा √PR। यहाँ पे P दिया हुआ है 1, R दिया हुआ है 2.5 किलो ओम। मतलब इसको मैं सीधे सीधे 2500 ओम लिख सकती हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा 2500 ओम, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 50 वोल्ट। अब मुझे निकालनी है करंट रेटिंग। तो जो करंट रेटिंग होती है वो होती है पावर अपॉन वोल्टेज। पावर मुझे दी हुई है 1 और वोल्टेज है 50। तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 50 वोल्ट और 200 मिली एम्पियर। यूजुअली रेजिस्टेंस यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी यूज। आमतौर पर जो
इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है उसमें रेजिस्टेंस का यूज क्यों करते हैं? देखिए जो रेजिस्टेंस का यूज होता है, रेजिस्टेंस परफॉर्म करता है वोल्टेज ड्रॉप या फिर वोल्टेज डिवाइड करता है, ओमिक लॉस होते हैं, तो यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा हमारा ओमिक एंड वॉट ओमिक एंड वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन सी। यहाँ पे वोल्टेज था, टाइपिंग मिस्टेक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A network has 8 branch and 3 independent loop. How many node are there in the circuit? एक सर्किट में 8 ब्रांच है और 3 लूप है, तो इसमें नोड बताना है। देखिए बी लूप इक्वल्स टू होता है ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। यहाँ पे नोड बताना है तो ये हो जाएगा ब्रांच माइनस लूप प्लस 1। ब्रांच दी हुई है 8, लूप दिए हुए हैं 3, ये प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6, ऑप्शन सी। इन एन अल्टरनेटर द नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड इज। देखिए एक अल्टरनेटर है जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पे, तो इसकी जो आर्मेचर रिएक्शन की जो नेचर होगा वो कैसा होगा? सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिटी की। जब यूनिटी पे हम अल्टरनेटर को वर्क कराते हैं तो ये एक कंडीशन होगा, इसकी कंडीशन होगी नॉर्मली एक्साइटेड, और इस कंडीशन में ये इफेक्ट देगा क्रॉस मैग्नेटाइज या फिर डिस्टोर्शन। अब हम आते हैं लीडिंग पे। लीडिंग की कंडीशन में जो इसकी एक्साइटेशन होगी, इफेक्ट हो जाएगा इसका मैग्नेटाइजिंग, मतलब ये ऐड करेगा फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स को। इस कंडीशन में ये हो जाएगा अंडर एक्साइटेड, और लेगिंग की कंडीशन में हो जाएगा डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है कि जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज करेगा, उसकी वैल्यू को कुछ कम करेगा। तो यहाँ पे एक्साइटेशन होगा ओवर एक्साइटेड। तो हमें बताना था लीडिंग पर, तो लीडिंग पर हो जाएगा मैग्नेटाइज, ऑप्शन बी। The accuracy of D'Art's novel movement used in common laboratory meter is about of the full scale reading। सामान्य तौर पर मीटरों में जो D'Art's novel movement होता है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है फुल स्केल पर वो बतानी है। तो देखिए जो D'Art's novel movement होता है उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है हमारे इंडिकेटर का डिफ्लेक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ करंट के। अब करंट की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका सीधा सा मीनिंग ये हो जाता है कि जो इसका स्केल होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ये मेजर करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, और ये जो इसकी फुल स्केल रीडिंग होती है इसकी 1% ही इसकी सटीकता होती है, ऑप्शन ए।
With a load power factor of unity, the effect of armature reaction on main field flux of an alternator. अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब यूनिटी पावर फैक्टर होता है तो चाहे वो केस अल्टरनेटर का हो या सिंक्रोनस मोटर का, दोनों ही कंडीशन में ये क्रॉस मैग्नेटाइज और ये होगा कुछ डिस्टोर्शन का इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डिस्टोर्शनल। ये कुछ विकृत कर देगा, जैसे मतलब जो मेन फ्री फ्लक्स का जो वेव फॉर्म होगा उसे ये विकृत कर देगा। ए सीरीज मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर ड्राइविंग। एक डीसी सीरीज मोटर ड्राइविंग के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए क्रेन एंड होइस्ट, ऑप्शन बी मशीन टूल्स, ऑप्शन सी लेग, ऑप्शन डी शेयर एंड पंचेस। डीसी जो सीरीज मोटर होती है उसका जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर। मीन्स ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर होती है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क होने की वजह से इनको ऐसे फील्ड में यूज किया जाता है जहां हमें बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रैक्शन हो गया, क्रेन्स। लेकिन इनके साथ इसका एक नुकसान भी है कि ये नो लोड की कंडीशन में डेंजरसली हाई स्पीड पे रन करेगा, इसलिए इसे नो लोड पे वर्क नहीं कराता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सबसे सूटेबल है। In a single phase resistance split phase motor, the phase difference between the current in auxiliary winding and the main winding is approximately. The single phase resistance split phase motor में सहायक वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग में धाराओं के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी 30 डिग्री मैकेनिकल, ऑप्शन सी 60 डिग्री मैकेनिकल, ऑप्शन डी 60 डिग्री इलेक्ट्रिक। देखिए जो स्प्लिट फेस मोटर होता है इसमें जो मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इस पे जो फेज डिफरेंस होता है ये होता है 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल का। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए ये आया एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। The main and auxiliary winding impedance of 50 Hz capacitor start single phase induction motor are ZM। ये मेन वाइंडिंग का है। ZM 3 plus J3 ohm and ZA auxiliary winding 7 plus J3 ohm determine the value of capacitor to be connected in series with auxiliary winding to achieve a phase difference of 90 degree between the current of two winding at start। देखिए इसका मतलब है कि एक 50 हर्ट्ज कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का इम्पीडेंस हमें दिया हुआ है। अगर हमें इन दोनों के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है उसमें हमें 90 डिग्री का फेज एंगल चाहिए होगा, तो हमें जो ऑक्सिलरी में कनेक्ट कैपेसिटर होगा उसका मान बताना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम मेन वाइंडिंग से। सबसे पहले देखिए हमने ये एसी में पढ़ा है, ये एक्चुअली प्लस माइनस होता है जेड। तो जेड के केस में क्या होता है, यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस प्लस माइनस रिएक्टेंस। अब देखिए ये प्लस माइनस की कंडीशन क्या होती है कि अगर ये प्लस जे है
तो इसका मतलब सर्किट में ये रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस है इंडक्टिव। और अगर माइनस है तो इसका मतलब ये होता है कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब देखो जेड दिया है, जेड सबसे पहले मैं निकालूंगी जेड का एंगल। जेड में तो हम निकालते हैं एंगल फाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स अपॉन आर। जेड की कंडीशन में दिया है हमें 3 प्लस J3, तो यहाँ एंगल हो जाएगा 10 इनवर्स आर अपॉन 3/3, तो यहाँ पे फाई का मान आ जाएगा 45 डिग्री। अब हम इनका पहले, अब इसका हम फेजर रिप्रेजेंटेशन करेंगे डायग्राम में। तो मैंने देखिए यहाँ पे मैंने माना एक, ये है मेरा 0 डिग्री रेफरेंस, और मेरे जो मेन वाइंडिंग का जो एंगल आया ये है 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब क्या हो जाता है कि ये जो जेड में जो करंट है, जो मेन वाइंडिंग की करंट है, ये फेजर, ये रेफरेंस से 45 डिग्री लीड पे है। ये मेरी IM का एंगल हो गया, मेन वाइंडिंग में करंट का एंगल 45 डिग्री लीड करेगी 0 डिग्री रेफरेंस को। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया है कि हमें कैपेसिटेंस कनेक्ट करना है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, जिससे हमें अचीव हो फेज डिफरेंस बिटवीन 90 डिग्री बिटवीन टू वाइंडिंग। मतलब हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कनेक्ट करना है कैपेसिटर जो अचीव करेगा दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल। तो अगर हमने कैपेसिटर कनेक्ट करा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, तो इसका मतलब होता है कि लीड करेगी ऑक्सिलरी वाइंडिंग वाली करंट। तो इसको मैंने 90 डिग्री लीड कराया ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट को, और 90 डिग्री लीड कराया किससे, मेन वाइंडिंग से। ये हमें क्वेश्चन में ही कंडीशन दी हुई है। अब देखिए ये जो IA है ये मेन वाइंडिंग से तो 90 डिग्री के लीड पे है, लेकिन 0 डिग्री रेफरेंस से कितना हो जाएगा ये 135 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि डायग्राम से ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब देखो, अब हम सेम वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। ऑक्सिलरी के लिए हमें दिया हुआ है 7 + J3, यहाँ पे निकालेंगे हम। अब देखिए फाई का मान तो हमें दिया हुआ है पहले, जो एंगल है, तो एंगल हमें पहले ही दिया हुआ है इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स अपॉन आर। अब 10 135 का मान होता है, 10 135 का मान 10 135 डिग्री का मान होता है -1। तो यहाँ पे x/r इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। और ये जो r है ये हमें दिया हुआ है ये 7, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -7। और जो x होता है ना रिएक्टेंस, उसको हम सॉल्व करने के लिए XL - XC या XC - XL लिख सकते हैं जब हमें Z निकालना होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे XL - XC इक्वल्स टू -7, और XL हमें दिया हुआ है ये 3, तो यहाँ पे आएगा 3, ये 7 इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, XC इक्वल्स टू आ जाएगा 10। अब देखिए हमें जो 10 मिला XC, XC इक्वल्स टू होता है 1/2 पाई FC, C इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 10। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 318 माइक्रो फेरेड, ऑप्शन बी।
लाइटनिंग इन रेस्टोरेंट एंड मॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेस्टोरेंट और मॉल में जो लाइटनिंग होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है? देखिए लाइटनिंग के टाइप बताती हूँ मैं आपको। जो डोमेस्टिक लाइटनिंग होती है इसमें हमारे घर के अप्लायंसेस आते हैं। अब घर के अप्लायंसेस से क्या मतलब होता है कि हमारी लाइट, फैन, एसी और रेफ्रिजरेटर। और ये जो कमर्शियल है, कमर्शियल में आता है मॉल और रेस्टोरेंट, होटल, ये सारे आ जाते हैं कमर्शियल में। इंडस्ट्रियल का क्या होता है? जैसे माइक्रो, मिनी, जो इंडस्ट्रीज होती है, या फिर जो मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज होती है, इसमें जो लोड यूज होता है उसे इंडस्ट्रियल लोड कहते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर लोड है इसमें क्या होगा? वाटर पंप और इरिगेशन पंप। तो जो रेस्टोरेंट और मॉल्स में होगा ये है हमारा कमर्शियल लोड। A current carrying conductor is wrapped A current carrying conductor is wrapped 8 times around the jaw of clamp on meter that reads 50 ampere. What will be the actual value of conductor current? देखिए एक धारा ले जाने वाला जो कंडक्टर है उसकी करंट हमें बतानी है। जब एक क्लैंप ऑन मीटर के जो जॉ होता है उसके चारों ओर उस कंडक्टर को 8 बार लपेटा गया है और क्लैंप ऑन मीटर हमें रीड करता है 50 एम्पियर। तो जो एक्चुअल करंट है वो हमें बतानी है। तो ये डायग्राम हमें दिया हुआ है क्लैंप ऑन मीटर का। क्लैंप ऑन मीटर को हम टोंग टेस्टर कहते हैं। अब टोंग टेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसका जबड़ा होता है टोंग के आकार का होता है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है कि हम ये जब इसके अंदर हम एक करंट एक वायर को फेड करता है, मतलब इसका जो टोंग होता है ये खुलता है, ये खुलेगा। अगर हमें जिस वायर का करंट निकालना होगा उस वायर को हम इसके अंदर रखेंगे, फिर यहाँ पे हमें एक मीटर दिया हुआ होगा वो हमें करंट बता देगा क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर लगा होता है करंट सेंसर जो करंट सेंस करता है इस वायर की। अब बेसिकली हम इसके अंदर जिसका करंट निकालते हैं उसी वायर को डालते हैं, केवल सिंगल वायर को। तो उस टाइम में सिंगल वायर का करंट बताता है हमें। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो वायर है इस सेम वायर को यहाँ पे 8 बार लपेटा गया है, 8 बार, n इक्वल्स टू 8। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जब हम सिंगल वायर डालेंगे तो ये हमें करंट बताएगा उस सिंगल वायर की। लेकिन अब जब सिंगल एक ही वायर को यहाँ पे 8 बार लपेटा गया है, मतलब ये एक ही वायर का करंट बता रहा है 8 बार मल्टीप्लाई करके। तो ये जो एक्चुअल जो करंट हो जाएगी, ये जो मीटर रीड कर रहा है उसके बाय 8 हो जाएगी। ये आ जाएगा 6.25 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Asynchronous impedance method of finding voltage regulation of synchronous motor is also known as। देखिए जो वोल्टेज फाइंड आउट करने की मेथड्स होते हैं, 3 मेथड होते हैं बेसिकली। ईएमएफ मेथड, इसको ही हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड कहते हैं। इम्पीडेंस मेथड जब हम इससे फाइंड आउट करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मिलती है हमें ज्यादा, और ये पेसिमिस्टिक है, मतलब निराशावादी।
क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन बेस्ट कंडीशन में कम से कम होना चाहिए। अब कम से कम होना चाहिए और ईएमएफ मेथड में ज्यादा मिल रहा है, तो मतलब ये निराशावादी है। और इसके बाद होता है एमएमएफ मेथड। एमएमएफ मेथड में ईएमएफ मेथड की तुलना में थोड़ा कम मिलता है, लेस। मतलब ये गुड रेगुलेशन मेथड है। और फिर आता है जीरो पावर फैक्टर मेथड। इसमें लीस्ट आता है, लीस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। अब क्योंकि लीस्ट वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, तो ये बेस्ट मेथड हो जाता है वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने का। और इसको हम ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे, आशावादी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एमएमएफ मेथड, सॉरी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ईएमएफ मेथड को ही हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड कहेंगे। द करंट एंड वोल्टेज in the given element are it equals to 5 e की पावर minus 5 t और vt equals to 10 e की पावर minus 5 t v। तो इसमें हमें पावर सप्लाई फाइंड आउट करनी है। देखिए, हम बेसिकली मैथ्स का एक इक्वेशन होता है, अगर हमें ये कंडीशन दी हुई है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हम क्या लिखते हैं, a की पावर m प्लस n। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी अब, इंटू आई। तो 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई होके 50 आ जाएगा। और ये वाली कंडीशन अप्लाई होके ई की पावर माइनस 5t, ई की पावर माइनस 5t का हो जाएगा ई की पावर माइनस 10t। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। A 6-pole wave wound armature has 600 conductor and driven at 700 rpm. Determine the generated EMF in armature if the flux per pole is 10 milliweber. तो E इक्वल्स टू होता है NP5 अपॉन 60 Z अपॉन A। N हो गया नंबर ऑफ, मतलब नंबर आरपीएम जो स्पीड होती है, P होता है नंबर ऑफ पोल, फाई है फ्लक्स, Z है कंडक्टर और A है पैरेलल पाथ्स। तो N दे रखे हमें 700, पोल हो गए 6, फ्लक्स हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 60, नंबर ऑफ कंडक्टर है 600 और A। अब देखिए यहाँ पे वेव बाउंड दिया हुआ है ना, तो वेव बाउंड के केस में A की वैल्यू होती है सॉरी 2, और लेफ्ट बाउंड की कंडीशन में A की वैल्यू होती है P। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये सॉल्व करके हो जाएगा 7 या 21, 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इसे 210 वोल्टेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज हैज द हाईएस्ट रेटिंग। निम्न में से कौन सा फ्यूज होता है जिसकी रेटिंग हाईएस्ट होती है। पोल फ्यूज, सब सर्किट फ्यूज, मेन फ्यूज, मीटर बोर्ड फ्यूज। तो यहाँ पे जो सब सर्किट फ्यूज, मेन फ्यूज और मीटर बोर्ड फ्यूज होता है, ये तो हमारे घर के लोड के हिसाब से होता है। अब घर का लोड तो हमारे घर के हिसाब से मतलब 2 किलोवाट ऐसा समथिंग होगा। लेकिन ये पोल फ्यूज होता है, ये हमें जो जिस पोल से हमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है उस पोल का फ्यूज होता है। तो ऑब्वियसली पोल फ्यूज ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। Given the current and voltage Vt of circuit element, the power and energy are given.
देखो पावर होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा VT इंटू आई टी। अब जो एनर्जी होती है वो होता है इंटीग्रेटिंग पावर रेट, तो ये हो जाएगी मेरी 0 to T अपॉन dt। तो ये हो जाएगा, सबसे सूटेबल ऑप्शन है बी। नो, यहाँ पे आई है ना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ये बी वाला गलत है, यहाँ पे आई टी दिया हुआ। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज, रिलेटिव जो परमिएबिलिटी होती है इसे हम म्यू आर से डिनोट करते हैं, और ये होती है यूनिटलेस। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और एयर के केस में होती है ये 1, यूनिटलेस होती है। देखो जो अब्सोल्यूट होता है, अब्सोल्यूट परमेबिलिटी वो होती है म्यू आर। तो यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आप देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होते क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत वे स्रोत हैं जिनको परंपरागत स्रोतों की जगह यूज किया जा रहा है। अब जगह यूज किया जा रहा है क्योंकि जो ताकि जो फ्यूचर में ऊर्जा संकट ना आए। तो यहाँ पे देखिए ऑयल तो हमारा परंपरागत स्रोत है, कोयल कोयला भी परंपरागत स्रोत है, और नेचुरल गैस भी परंपरागत स्रोत है। अब ये ऐसे स्रोत है जो जिनको मतलब कभी ना कभी इनका खत्म होने का सिनेरियो चल रहा है कि कभी ना कभी ये खत्म हो जाएंगे। तो इनको रिजर्व रखने के लिए हम विंड एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का यूज करते हैं। For a series RLC circuit, the quality factor is defined as the ratio of, एक सीरीज सर्किट में जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो किसका रेशियो होता है? जो क्यू फैक्टर होता है वो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। अब इसके अलावा भी और फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू वी एल अपॉन वी, सीरीज के केस में है ये, वी सी अपॉन वी, एक्स एल अपॉन आर, एक्स सी अपॉन आर, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर, और 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ, ऑप्शन ए। द फुल फॉर्म ऑफ एमसीसीबी, देखिए एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, और जो एमसीबी का होता है वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। A transformer on no load has core loss of 50 watt, draw a current of 2 ampere and has a induced EMF of 230 volt. Determine the no load power factor and core loss current। देखिए जो कोर लॉस होता है वो होता है वी आई कॉस फाई दिया हुआ है, तो ये होता है 50/2 इंटू 230, 5 अपॉन
46, ये आ जाएगा 0.108 लेग। अब लेग इसलिए होगा क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर है ये इसमें इंडक्शन इफेक्ट वर्क कर रहा है। अब इंडक्शन मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखिए ये मुझे पावर फैक्टर मिल गया। और जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है करंट का वो होता है आई कॉस फाई। आई दे रखा है 2 इंटू 0.0108, ये हो जाएगा 0.217 एम्पियर। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। A hydroelectric generating plant is supplied from a reservoir of capacity 3.6 into 10 to the power 6 meter cube at a head of 100 meter. Find the total energy available in kilowatt hour if the overall efficiency is 75%. देखिए हमें यहाँ पे बताना है टोटल एनर्जी अवेलेबल इन किलोवाट। सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या क्या है। गिवन यहाँ पे ओवरऑल एफिशिएंसी है 75%। रिजर्वियर कैपेसिटी दी हुई है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब। हाइट दी हुई है 100 मीटर। डेंसिटी, अब देखो वाटर की डेंसिटी होती है 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जी ग्रेविटी कांस्टेंट है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मास इंटू जी और इंटू 100 क्या है हाइट mgh। और ये मास होता है उसको हम लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हम सीधे सीधे रख देंगे फॉर्मूले में वैल्यू 997 इंटू 3.6 वॉल्यूम का 10 टू द पावर 6 इंटू जी का 9.8 इंटू एच का रख देंगे 100। तो देखिए वो ये सीधे सॉल्व करके आ जाएगा 3517416। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक ये तो हमारा आ गया जूल में। अब 1 जूल को हमें वॉट आर में कन्वर्ट करना है तो इसे हम 3600 से भाग दे देंगे। 3600 से भाग दे देंगे तो ये वॉट आर में बदल जाएगा। तो मैंने इसको 3600 से भाग दे दिया तो अब ये आ जाएगा मेरा 977060 किलोवाट। आप इसे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल जो पावर हो जाएगी ये हो जाएगी जो पोटेंशियल एनर्जी है किलोवाट आवर में मिली मुझे इनटू एफिशिएंसी। तो ये देखिए 97760 इंटू 0.75, ये आ गई मेरी 732.7 मेगावाट आवर। यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरा ए। Which of the following fuel has the lowest calorific value?
निम्न में से कौन सा फ्यूल है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइड, कोल, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी डीजल। देखो कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है? ये होता है जब हम यूनिट वॉल्यूम के फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करते हैं, कंप्लीटली बर्न करते हैं, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू। और अब कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। अब बात करते हैं ऑप्शंस पे। देखिए एंथ्रेसाइट जो कॉइल होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है 24,000 किलो जूल पर किलोग्राम। लिग्नाइट का होता है 8,000। पेट्रोल का होता है 45,000 और डीजल का होता है 10,000। इसे याद रखिएगा आप। यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा लिग्नाइट का। The minimum size of a copper strip to be used as an earth electrode must be। देखिए जब हम कॉपर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, कॉपर स्ट्रिप, तब इसका मिनिमम साइज होता है 25 mm इंटू 1.6 mm। लेकिन जब हम गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर स्टील का यूज करते हैं तो ये मिनिमम हो जाएगा 25 mm इंटू 4 mm। अब देखिए जो हम स्ट्रिप अर्थ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हम वहां करते हैं जहां भूमि पथरीली होती है, पथरीली भूमि होती है। और जहां, और जब रॉड टाइप करते हैं जहां रेतीली भूमि होती है। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉपर स्ट्रिप पूछा हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 25 mm इंटू 1.6 mm। The impedance of circuit placed across a 120 volt 50 Hz series is 10 plus J20। Find the current। इसमें हमें करंट निकालनी है। तो I इक्वल्स टू होता है V अपॉन जेड 120 बटा 10 प्लस J20। अब इसका परमेयीकरण करेंगे तो 10 माइनस J20 ऊपर और 10 माइनस J20 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर तो बच जाएगा 1200 माइनस J 2400। अब देखिए 10 इंटू 10 100। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस J200 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस J200 आ जाएगा, तो पहले ही कट जाएगा आपस में। फिर ये बच जाएगा J200 J20 और J20 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा J² 400। अब देखिए जो J² होता है इसका मान आता है 1, सॉरी J² का मान आता है -1। तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1200 माइनस J 2400 बटे 500। और इसका भाग देखिए हमारे पास आ जाएगा 2.4 माइनस J4.8 एम्पियर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही सी।
Which of the following system is used in secondary transmission of इलेक्ट्रिक पावर? देखिए जो सेकेंडरी पावर होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, उसमें वोल्टेज रेटिंग तो होती है 33 kV, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दो दिए हुए हैं। अब ऑप्शन ए में है 3 फेज 4 वायर और ऑप्शन बी में है 3 फेज 3 वायर। तो देखिए जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें टैपिंग्स तो होती नहीं है, इसलिए अनबैलेंस कंडीशन नहीं आती है। अब अनबैलेंस नहीं होगा तो न्यूट्रल का यूज नहीं होगा, न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अनबैलेंस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 3 फेज 3 वायर का यूज करते हैं, ऑप्शन बी। In three-phase induction motor, the relative speed of stator flux with respect to is 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, स्टेटर फ्लक्स किसके सापेक्ष 0 होता है। अब देखिए सापेक्ष 0 का मतलब होता है कि स्टेटर फ्लक्स की जो स्पीड है उसमें से किसकी स्पीड को घटा के 0 आएगा। तो अब मैं कंपैरिजन करती हूँ ऑप्शंस के साथ। अब स्टेटर फ्लक्स और रोटर का जो रिलेटिव स्पीड आएगी, देखिए स्टेटर फ्लक्स की स्पीड होगी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर घूमेगा सिंक्रोनस स्पीड से कम, मतलब एनआर पे। तो ये आ जाता है एसएनएस। और यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ से करूंगी स्टेटर फ्लक्स माइनस स्टेटर बॉडी। स्टेटर फ्लक्स घूमता है सिंक्रोनस स्पीड से और स्टेटर बॉडी कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे एनएस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स का करेंगे, तो स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स दोनों की स्पीड कांस्टेंट एक ही होती है, यहाँ पे 0 आएगा। और स्पेस कोई घूमता नहीं है तो यहाँ पे भी एनएससी आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, स्टेटर फ्लक्स माइनस रोटर फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे होते हैं। सिंगल फेज 111 volt 50 hertz supply is connected to a coil with 200 ton of coil core assembly as shown in the figure. Find the magnitude of maximum flux in core। जो ट्रांसफार्मर की कंडीशन होती है E इक्वल्स टू 4.4 एफ फाई एन, ये फाई मैक्सिमम होता है, मुझे फाई निकालना है तो ये हो जाएगा E 111 अपॉन 4.44, फ्रीक्वेंसी दी है 50, एन दिया हुआ है 200। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा, देखिए मेरे पास 2.5 मिली वेबर। आप सॉल्व खुद भी कर सकते हैं इसे, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द फेजर डायग्राम ऑफ लोड इन एज फॉलो, व्हाट व्हाट विल बी द लोड कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है रेफरेंस से 10 डिग्री के एंगल आगे है करंट, और करंट से 55 डिग्री आगे है वोल्टेज। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट वोल्टेज को लैग कर रही है 55 के एंगल में, मतलब वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है। और ये कंडीशन आती है जब लोड होता है आरएल। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी सबसे सूटेबल है, आरएल लोड और आरएलसी विद इंडक्टिव रिएक्टेंस मोर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब जो ये दिया हुआ है कंपोनेंट, इसमें रिएक्टिव कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। Choose the correct relation between magnetic field density and magnetic field intensity in material with absolute permeability as mu। तो B इक्वल्स टू होता है म्यू एच।
तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा राइट बी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। यहाँ पे बी होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। म्यू है यहाँ पे अब्सोल्यूट परमेबिलिटी, अब्सोल्यूट परमेबिलिटी की यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, और एच होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी एम्पियर टन पर मीटर और गिलबर्ट। If 500 kVA 3.3 kV 3-phase star connected alternator is found to given a short circuit current of 110 root 3 ampere at normal field current, estimate the magnitude of synchronous reactance if effective winding resistance per phase is 1 ohm। देखिए एक 500 kVA और 3.3 kV 3-phase स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर दिया है, जिसमें जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो है 110 रूट 3 एम्पियर। अब जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस का परिमाण बताना है हमें, अगर हमें रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम का। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या क्या है हमें। ये है रेटिंग है 500 केवीए, वोल्टेज दिया हुआ है, ये वोल्टेज है, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है। ये है 3.3 केवी, या फिर इसे मैं सीधे 3300 वोल्टेज लिख लूं। अब इसे मैंने वीटी को मैंने फेज में कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा 3300 बटे रूट 3। देखिए जेड एस इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आई। वी है मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ 33 अपॉन रूट 3 110 रूट 3, तो ये हो जाएगा 3300, और ये रूट थ्री इंटू हो गए 3 हो जाएगा 110। तो जेड एस का मान आ जाएगा मेरे पास 10 ओम। अब जेड एस होता है जेड एस इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो बोथ साइड का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 100, आर स्क्वायर का हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 99, और एक्स का मान हो जाएगा अंडर रूट 99 ओम। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट। Which of the following value of an alternating voltage or current represent the real magnitude? एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा निम्न में से कौन सा वास्तविक मान बताती है? तो एसी में जो भी करंट या वोल्टेज होता है वो आरएमएस वैल्यू बताता है। अब देखिए आरएमएस वैल्यू होता क्या है। आरएमएस वैल्यू एसी का वो इफेक्टिव मान है, इफेक्टिव वैल्यू है जो सेम वर्क करता है जब वहां डीसी फेड होती है। मतलब आरएमएस वैल्यू वो इफेक्टिव वैल्यू है जो सेम टाइम पे सेम वर्क करे जब उसमें डीसी अप्लाई की गई हो। आरएमएस वैल्यू द डायरेक्शन और पोलैरिटी ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी डिटरमाइंड।
तो जो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये हम ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता क्या है? ये एक हाथ है, जादू का हाथ। चलो हाथ किसी का भी हो, रूल तो सेम होगा। ये देखिए, ये जो थंब बता रहा है, थंब की डायरेक्शन है फोर्स की, ये वाली उंगली दिखाएगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, और ये दिखाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की। और लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है? ये दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन को, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये दिखाएगा करंट की डायरेक्शन को। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पर कंडक्टेंस इन थ्री फेज लाइन इज टाइम ऑफ लूप इंडक्टेंस ऑफ फॉर सिंगल फेज। तो देखिए जो इंडक्टेंस होता है एल, ये होता है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ log e डी बाई आर। और ये बेसिकली होता है लूप इंडक्टेंस। जो लूप इंडक्टेंस होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ पर फेज कंडक्टर इंडक्टेंस। तो पर कंडक्टर इम्पिडेंस हो जाएगा 1/2 ऑफ लूप इंडक्टेंस। द पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, ट्रांसफॉर्मर में प्रति इकाई प्रतिबाधा होती है। देखिए सबसे पहले जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो होती है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। अब देखिए जो पर यूनिट सिस्टम है इसे हम बेसिकली यूज इसलिए करते हैं ताकि कैलकुलेशन में सरलता आ जाए। तो हम पहले एक बेस वैल्यू मान लेते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए सेम होती है, ताकि हमें कंपैरिजन करने में सहूलियत हो, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए जो पर यूनिट इम्पिडेंस होता है, जेड पर यूनिट होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है के वी स्क्वायर बेस अपॉन एम वी ए। A single phase line consists of two long solenoid conductors, each having a radius of r meter separated by a distance of d meter. What will be the capacitance of conductor? यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 0.012 अपॉन log e d by r माइक्रोफैरड पर किलोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। What will be the running speed of 6-pole synchronous motor connected to a 3-phase 60 Hz supply and having rated load? सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड, और सिंक्रोनस स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है 120 इंटू एफ बाई पी। 120 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 60 पोल है, 6 से 60 कटेगा 10 बार, ये आ जाएगा 1200 आरपीएम। ऑप्शन सी। फॉर an alternating voltage or current one cycle is equals to। देखिए वन साइकिल का मतलब क्या होता है? वन साइकिल, ये एक बार ये और ये, यहाँ पे ये वन साइकिल पूरा हो जाता है। इस वन साइकिल में ये कंप्लीट करता है एक पॉजिटिव हाफ अल्टरनेशन और एक नेगेटिव हाफ अल्टरनेशन। कंप्लीटली ये हो जाता है 2 अल्टरनेशन। तो ये
एक साइकिल में होते हैं 2 अल्टरनेशन। The expanded voltage value an element is 50 volt. However, a voltmeter read it at 48 volt. Calculate the percentage error in the measurement. जो एरर होता है वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। ये हो जाएगा 50 माइनस 48/50, 2/50, तो ये हो जाएगा 4%। ऑप्शन ए। इन AC source is connected to a RL series circuit. The phase of source current theta with respect to the source voltage। देखिए RL सर्किट है, तो RL सर्किट में V और I के बीच में एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। क्योंकि अगर ये प्योर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तब 90 डिग्री होता, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है, मतलब प्योर नहीं है। तो ये एंगल हो जाएगा 0 से, और हमें वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बताना है करंट का, तो ये 0 से -90 डिग्री होगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। In which of following lightning scheme is 90% to 100% of total light flux throw apart to the ceiling for diffused reflection। देखिए जो लाइटनिंग स्कीम्स होती हैं, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 90 to 100% तो रिफ्लेक्ट हो जाती है सीलिंग की तरफ, और वर्क बेस पे हमें सिर्फ 10% से कम मिलता है। इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट लाइटनिंग। और डायरेक्ट लाइटनिंग होता है इनडायरेक्ट लाइटनिंग का जस्ट अपोजिट। इसमें केवल लेस देन 10% रिफ्लेक्ट होती है, और बाकी 90% to 100% हमें वर्क प्लेस पे मिल जाती है। वर्क प्लेस पे तो इसका काम हमारे घर में लाइटनिंग के लिए होता है, जैसे पढ़ने वाले लाइट्स हो गए, या फिर जो लाइट के उजाले के लिए यूज होते हैं। सेमी डायरेक्ट में होता है, इसमें 60 to 80% वर्क प्लेस में मिलता है, और 20% के लगभग हमें ये डिफ्लेक्ट हो जाती है वॉल के लिए। और जो सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग होती है, ये सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग का जस्ट अपोजिट होती है। इसमें 20% तक हमें वर्क प्लेस में मिलेगी, और बाकी की 80% तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आज का सेशन यहीं तक था। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। थैंक यू।